नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक और नया विषय कि आपकी जन्म कुंडली में अर्थात जन्म से के लेके मृत्यु पर्यंत आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका रोजगार और आपकी संपूर्ण सुख दुख किस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में संचित रहते हैं और आप उनको किस प्रकार से देख पाएंगे, यह हम आज आपको बताते हैं कि आप स्वयं अपनी कुंडली में कैसे अपना विश्लेषण कर सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब भी कोई जातक अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाता है तो सर्वप्रथम जो ज्योतिषीय भाषा है, हिंदी या संस्कृत, उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इससे समाधान में समस्या आती है और आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो का विषय है कि आप कैसे इसको आसानी से समझें। यह 12 आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव क्या हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं। इससे पहले कि यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और चाहते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। कुंडली क्यों कहते हैं, कुंडली उसका नाम क्यों है? कुंडली यानी कुंडल की तरह गोल, अर्थात समय का 12 भागों में बटा हुआ पहिया। शरीर धारण से शरीर छोड़ने तक एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। 9 ग्रहों की दृष्टि संचालित यह पहिया मानव के संपूर्ण जीवन में आने वाले सौभाग्य दुर्भाग्य की यात्रा में अनवरत चलता रहता है। जैसे गोलाकार घूमने वाले पहिए के सभी हिस्से नीचे ऊपर आते जाते रहते हैं, इसी प्रकार यह दूरी तय होती है और इस तरह कुंडली का पहिया जीवन यात्रा में चलता रहता है। इन 12 हिस्सों पर अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो जीवन यात्रा का क्रम आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और है कि आप संपूर्ण शुद्ध ज्योतिष को भी समझ पाएंगे कि आखिर में ज्योतिष विज्ञान है, रहस्यमय विज्ञान है और सबसे संपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है। मैक्स मूलर के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने सुना है, वो तो जानते हैं कि मैक्स मूलर ज्योतिष को किस प्रकार श्रेष्ठ मानते हैं। वो विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पहला घर जिसे जन्म कुंडली में लग्न कहा जाता है, जातक के रंग रूप आकार प्रकार शारीरिक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यानी कि उस आदमी की शारीरिक स्थिति, उसका मानसिक स्थिति, उसका आकार प्रकार, उसके रंग रूप को लग्न दर्शाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको लग्न का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस पहले घर स्थान में ग्रहण करने वाला ग्रह, यानी कि इस घर को ग्रहण करने वाला ग्रह, यानी कि कुंडली के पहले भाव में बैठने वाला ग्रह जातक के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और इस ग्रह का स्वभाव, पसंद और रुचियां जातक की अपनी हो जाती हैं। यानी कि किसी भी जातक की रुचियां, किसी भी व्यक्ति की रुचियां उस ग्रह के अनुसार हो जाती हैं जो ग्रह उसकी जन्म कुंडली में पहले भाव में बैठा रहता है। यह आपके लिए बहुत अच्छा सूत्र है। दूसरा घर जन्म कुंडली में जो होता है वह घर पालन पोषण का होता है। यानी कि आप किसका पालन पोषण करेंगे? स्वयं का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सास को अपने घर में पालते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को छोड़ के अपने ससुराल वालों को पालते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों को छोड़ के बाहर के लोगों को पालते हैं, यानी कि उनका पालन पोषण करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो यह सब जन्म कुंडली पर आधारित है और जो जन्म कुंडली के दूसरे घर पर आधारित है। ग्रह दूसरा जो दूसरे घर में जो ग्रह होता है, यहाँ पर ग्रह ग्रह में भी फर्क है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई, या पाए बोराई जग वा पाए बोराई। कनक कनक ते सौगुनी, कनक जो है धतूरा, कनक सोने से 100 गुना ज्यादा मादकता वाला है। कनक कनक ते सौगुनी, एक कनक धान भी होता है, गेहूं होता है, सॉरी, एक कनक, पंजाबी में गेहूं को भी कनक बोलते हैं। एक कनक सोना है और एक कनक धतूरा है। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक से यानी कि सोने से 100 गुना ज्यादा मादकता वाला तो धतूरा है। और या पाए बोराई जग वा पाए बोराई, अगर बहुत ज़्यादा सोना किसी के पास है तो वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, ये तो आपको पता है। और बहुत ज़्यादा धतूरा खाने से भी आदमी डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ 2 ग्रहों की बात है। दूसरा घर में जो ग्रह रहता है, दूसरे ग्रह में जो ग्रह रहता है, एक ग्रह से संबंध है घर का और एक ग्रह से संबंध है नव ग्रहों में से किसी एक ग्रह का। दूसरे ग्रह में जो ग्रह रहता है, अर्थात दूसरे घर में जो भी ग्रह रहेगा, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, यह पालन पोषण का होता है। इसलिए यह स्थान पर आसीन, इस स्थान पर आसीन ग्रह, दूसरे घर पर जो भी ग्रह होगा वह जातक के जीवन में गरीबी और अमीरी का निर्धारण करेगा।
गरीबी और अमीरी का निर्धारण करेगा। गरीबी किस प्रकार की होगी, कितनी दर्दनाक होगी, और अमीरी किस तरह की होगी, और उसको जीवन में सुख कितना मिल पाएगा, यह भी इसे दूसरे घर से ही निष्पादित होता है, इसे दूसरे घर से जाना जाता है। यह निर्भर करता है आपके इंटेलिजेंस क्वांटम पर कि आप कितना अच्छा समझते हैं, आईक्यू लेवल। और आईक्यू लेवल के लिए भी ज्योतिष अनिवार्य है। ज्योतिष बहुत विशाल विज्ञान है। तीसरा घर, आज हम आपको घरों के बारे में बता रहे हैं। तीसरा घर वाहनों, बहनों भाइयों, पराक्रम के लिए, बहनों भाइयों के लिए, बहनों की संख्या, भाइयों की संख्या, और जातक के रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, जातक का संपूर्ण संबंध का रेखांकन इस तीसरे घर से होता है। तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा होता है वह आपकी रिश्तेदारी को, आपकी बिरादरी को, आपके भाई बहनों को, आपके पराक्रम को इंगित करता है। यानी कि तीसरे घर में यदि कोई ऐसी क्रूर या पाप ग्रह की स्थिति है तो आप रिश्तेदारी से च्युत, कोई भी आदमी अपना आदमी आपको खत्म कर देगा, इसमें कोई ऐसा संशय नहीं है। परंतु इसको आप प्रथम दृष्टया ऐसे नहीं कह सकते जैसे मैं कह रहा हूं, मैं तो घर की बात कर रहा हूं। कल को आपने किसी कुंडली का तीसरा घर देखा और उसमें कोई एक ग्रह देखा और आप ऐसा बखान करने लगे, नहीं। उसके लिए ग्रहों को, उनकी ग्रहों की स्थिति भी आपको जानना अनिवार्य होगा। यह ग्रह स्थिति कैसे होती है इसके लिए या तो आपको प्रारंभिक ज्योतिष सीख लेना चाहिए, लेकिन वो भी ज्योतिष आसानी सीखना चाहिए जो 99 रुपये में, 110 रुपये में, 5 रुपये में, ये स्कूलों में या ये इस यूट्यूब में जो सिखाया जाता है, यह ऐसे ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। उसके लिए बहुत कुछ डिसिप्लिन की व्यवस्था है, जो डिसिप्लिन अपने आचरण का है वो है एक। दूसरी बात है, तीसरा घर मैंने आपको बताया भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और जातक के रिश्तेदारों के संबंधियों के, जातक संपूर्ण जीवन का जो उसका रेखांकन है, जो उसकी इंडिकेशन है, वो तीसरे भाव से होती है, तीसरे घर से होती है। कुंडली में चौथा घर जो होता है सुख का स्थान माना जाता है। इस चौथे घर में जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार के मिलने वाले सुखों का इंडिकेशन होता है, और इस घर में बैठे हुए ग्रह और ग्रहों की प्रकृति का दृष्टि के अनुसार जातक सुख बाधित कर सकता है। यानी कि चौथे घर में कोई पाप ग्रह तो आपका सुख बाधित होता। मसलन हमने आपको एक वीडियो इसी संबंध में बनाया है, राहु का भ्रमजाल। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। और हम तो आपको यह कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हैं तो आप घर बैठे बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और चौथा घर माँ का घर भी होता है, और इसी घर में अगर शुभ ग्रह है तो आपका सुख अबाध्य चल सकता है। और जातक का शुरुआती जीवन माँ के सुख से सर्वाधिक संपूर्ण होता है, इसलिए चौथे घर को माँ का घर भी कहते हैं। कुछ जातक अपनी माँ की देखरेख नहीं कर पाते हैं, या कुछ जातक अपनी माँ को देख ही नहीं पाते हैं और उनको माँ का स्नेह मिलता ही नहीं है। इस महत्वपूर्ण तथ्य में, इस महत्वपूर्ण विषय में निर्धारण जो है वो चौथे घर से ही किया जाता है ज्योतिष में। जो पांचवां घर जन्म कुंडली में होता है वो सीखने की अभिलाषा को इंगित करता है कि आपकी बुद्धि कैसी हो। एक शब्द का उपयोग मैंने थोड़ी देर पहले किया था, IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वांटम, अर्थात आपका बौद्धिक स्तर। यह पांचवां घर जगबोध कराता है और जीवन का बोध कराता है। जातक को जगबोध और जीवन बोध यह दोनों पांचवा घर देता है। वास्तव में जीवन की आधारशिला यही होता है। यह घर विद्या का है, प्रेम का है, संतान का है, और आपके बिना प्रेम, बिना विद्या, बिना संतान का मनुष्य तो मनुष्य ही नहीं है। हमें लगता है कि जिस आदमी के पास परिवार नहीं है, जिसके पास बच्चे नहीं हैं, उसको क्या जीवन का सुख मिलेगा? क्योंकि बच्चों का जो सुख है वो एक पिता, एक माँ के अलावा कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। बच्चों का स्नेह, बच्चों के प्रति जो समर्पण है वो माँ बाप जानते हैं अच्छी तरह। तो मनुष्य जीवन में गृहस्थ आश्रम बहुत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम के भी बाद संतान उत्पत्ति बहुत आवश्यक है। संतान उत्पत्ति इसलिए है कि आप माता पिता का ऋण तार सकें, यानी कि उनके ऋण से उऋण हो सकें। पढ़ाई के प्रसार के हिसाब से व्यवस्थित जीवन का रूप, और विवाह के बाद संतान, और संतान का अपने माता पिता से जुड़ाव और उसका अच्छा या बुरा होना इस घर से ही निर्धारित होता है। यह पांचवा घर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेम, जिसको हम लोग, प्रेम का मतलब प्यार नहीं होता कि किसी लड़की से आप शादी कर लो या कोई लड़की किसी लड़के से शादी कर लो। प्रेम अर्थात संपूर्ण मानव जीवन से, संपूर्ण प्राणी मात्र से आप कितना स्नेह करते हैं, अर्थात आप कितने अच्छे हैं अंदर से, कायिक वाचिक नहीं, मानसिक तौर पर। यह गुण भी पांचवें घर के ग्रह ही आप में इंडिकेट करते हैं, और आपकी बॉडी में इम्प्लीमेंट और यूटिलाइजेशन उस प्रोसेस को करते हैं जिसको मैं अभी आपको बता रहा था। पांचवा घर, छठा घर जन्म कुंडली में आपका क्या है? यह शत्रु स्थान कहलाने वाला घर है। वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को इंगित करता है। छठे घर में आप अपोजिशन, यानी कि जो अपोजिट स्थिति है, छठा घर यानी कि आप
हो सकता है अपने परिवार में सबसे अच्छे और सबसे बेहतर और सबसे समझदार आदमी हो, उसके बाद भी आपका पूरा परिवार आपके विपरीत रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि छठा घर आपके लिए अशुभ है, विपरीत परिस्थिति को इंगित करता है। शत्रुता यानी विरोध, शत्रु का मतलब यहाँ कोई एनिमी से नहीं है, विरोध तरीके से जीवन जीना यह आसान नहीं है कि मतलब विरोधी तरीके से आप अपना जीवन जी रहे, कितना दुखमय है। शरीर में रोग और जीवन में संघर्ष, यह सब छठे घर को छठे घर से इंडिकेशन इसके मिलते हैं आपको। जातक को इस कटु सत्य का बोध देता है यह छठा घर, यानी कि जो परम सत्य इस मानव जीवन का है, इस भूलोक का, इस मृत्युलोक का है, उसे आप छठे घर से ही देख सकते हैं। यह विरोधी का सामना करता है और इस दौरान शत्रु और मित्र की पहचान भी करता है। छठा घर का जब छठे घर की दशा चलती है, छठे घर के ग्रह की दशा चलती है, तो तभी आपको जीवन का असल पता लगता है कि जीवन है क्या। जीवन की इस राह पर विभिन्न अवरोधों के और विरोधों के बीच जातक नए शत्रु को भी चुनता है, और जिस राह पर चलकर चाहे तो वह यशस्वी बनता है या फिर वह सर्वनाश को प्राप्त होता है, यह छठे घर का ज्योतिष में एक अपना नियम है। सातवां घर, जिसको हम जन्म कुंडली में कलत्र स्थान कहते हैं, सृष्टि के विस्तार में अपना योगदान देने के लिए अत्यंत जरूरी है। एक युवा के लिए एक युवती के लिए एक युवा, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, परस्पर सुख दुख बांटने की आवश्यकता का यह अनुभव कराता है। सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए सातवां घर जिम्मेदार होता है, और परिवार का दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए यह घर अति संवेदनशील होता है, और इस घर में क्रूर ग्रहों का वास या दृष्टि मनुष्य के जीवन को नरकीय और यातनामय बना देती है। आठवां घर, इसको हम लोग मृत्यु का घर कहते हैं। आदमी स्वभाव से जिज्ञासु होता है, इस कारण उसकी प्रकृति अन्वेषणात्मक होती है। अन्वेषण या खोज उन चीजों का किया जाता है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं। अर्थात अगर आठवें घर में कोई ऐसा विशिष्ट ग्रह है तो ऐसा जातक बहुत बड़ा खोजी होता है। अधिकतर खोजी पत्रकारों के बारे में आपने देखा होगा। पत्रकारों की भी दो संख्या है। अब आज के समय में तो आप पत्रकार किसे कहें यही मुश्किल हो जाता है कि क्या एक पत्रकार क्या होता है, यह आज के समय में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको पत्रकार के बारे में जानना है तो महर्षि नारद का रोल आपको वेदों में पुराणों में पढ़ना पड़ेगा, और महर्षि नारद वही पत्रकार का काम करते थे। तो इस आठवें घर में खोज का जो आंखों से नहीं दिखाई देने वाली चीजों का जो अन्वेषण करने की शक्ति है वो आठवें घर में है, और व्यक्ति अपने तनाव मुक्त और समृद्ध जीवन के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वसने के लिए बस्ती, व्यवहार के लिए समान रुचि के मित्र, यह उसे तलाश रहती है। धरती में गड़ा हुआ धन, जीवन के सुख और दुख आंखों से नहीं दिखते हैं। रहस्य का घर आठवां घर मृत्यु का घर कहलाता है जन्म कुंडली में। नवें घर की बात करते हैं। नवा घर, जिसको हम भाग्य का घर कहते हैं, लक। जन्म से लेकर शिक्षा, विवाह, स्वावलंबन तक पहुंचकर जातक बहुत कुछ मधु कटु अर्थात सुख दुख से गुजर चुका होता है। तब तक वह धूप छांव से भरी जिंदगी में अन्वेषण करता है। कार्य में सफलता मिलने पर फूला नहीं समाता है, और हारने पर हरिनाम की टेर लगाता है, अर्थात राम राम या श्री कृष्ण करता है। ये मैं जनरल भाषा बता रहा हूँ, ऐसा कोई करता नहीं है वैसे, लेकिन ये एक इन जनरल है कि भाई आदमी अगर उसे सफलता मिल गई तो बहुत खुश हो जाता है, और अगर दिक्कत हुई तो फिर हे भगवान, हे प्रभु या अल्लाह या जो भी है वो कहता है। प्रत्याशा और हताशा के इस झूले पर झूलता वह आध्यात्म के करीब चला जाता है, और उसके मन में धर्म के प्रति रुचि जागती है। अब धर्म की परिभाषा यहाँ किसी विशेष धर्म से नहीं है, यह लोक परलोक की बात सोचने लगता है। धर्म के इस नवे घर में बैठे हुए ग्रह व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण कर देते हैं, इसलिए इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है। 10वां घर जन्म कुंडली का, जिसको सबसे जबरदस्त, सबसे मजबूत केंद्र स्थान माना जाता है। लोक परलोक का चिंतन अनुरोध इसमें चलता है। व्यक्ति के मन में कर्म का 10वां घर है, और इस घर में बैठा हुआ ग्रह यह इंडिकेट करता है कि लोक में सुख और परलोक में शांति कैसे मिलेगी। कर्म करने वाले हाथ जब मन से संचालित होने लगते हैं तब आत्मा की पहचान होने लगती है, और आत्मा की पहचान होने पर जीवन के प्रति मोहग्रस्तता टूट जाती है और मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। तब आदमी की दृष्टि में जीवन और प्रयाण का आकलन साथ साथ चलने लगता है, और जीवन में सक्रियता इस घर में बढ़ जाती है। आदमी के कर्मठ जीवन का नियमन
शुरू हो जाता है और इस घर में बैठे हुए ग्रह इस प्रकार के कर्म उसे कराते हैं कि वो इसे कर्म का स्थान जो होता है उस कर्म से अपने आध्यात्मिक या परलौकिक जीवन की तरफ को जाने की कोशिश करता है और यहाँ से कई प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म करने लग जाता है। इसीलिए 10वां घर भी इस प्रकार के कामों के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं जन्म कुंडली के 11वें घर का क्या काम होता है। 11वां घर व्यक्ति के जीवन में कमाता रहा पैसा, नेक नामी, बदनामी या फिर आपका नाम या बदनाम या फिर आपकी गुमनामी। 11वां घर व्यक्ति के पूर्ण जीवन के पुनः मूल्यांकन का होता है। यहां पहुंचकर वह पीछे मुड़कर देखता है कि हमने पीछे क्या किया। तब तक हुई लाभ हानि का सम्यक आकलन वह कर लेता है और प्राणावस्था के बाद व्यक्ति में प्रतिरोध की जो क्षमता नहीं रहती है। अतः 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जातक के प्रति अत्यंत रहमदिल हो जाता है, उसको बहुत अच्छा शुभाशुभ फल देने लगता है। 12वां भाव जो कि जन्म कुंडली का अंतिम भाव है, जिसको हम 360 डिग्री पर ले आते हैं, कुंडली गोल 1 से लेकर 12 तक हम आ गए हैं। जैसा किया वैसा भरेगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान का मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम भगवान है क्या, लेकिन अपना भगवान की परिभाषा में यह आपको फिर क्या कराऊँ, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम। इसीलिए नहीं मालूम कि मैं जितने रूपों को भगवान के देखता हूँ मुझसे उसमें तारतम्यता मुझे अभी तक प्रतीत नहीं हुई है। यह मेरा व्यक्तिगत विषय है। हालांकि प्रकृति के परमपिता परमेश्वर के प्रकृति के उस नियमन पर जो इस पृथ्वी का संचालन करती है उस पर मुझे अत्यंत श्रद्धा है, लेकिन भगवान शब्द को मैं आज तक नहीं खोज पाया हूँ। यह जीवन भर के कर्मों की समीक्षा है। 12वां घर, 12वें घर में ही वो स्थिति है जहां पर आदमी भगवान को समझ सकता है या भगवान को पा सकता है। इस जीवन का अंत होने पर आगामी जन्म के धारण का निर्धारण इसी 12वें भाव से होता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो पुनर्जन्म में भरोसा ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि कौन मर के वापस आया है जरा यह बता दे। लेकिन 12वां घर पुनर्जन्म का निर्धारण करता है। व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या होगा, यह भी 12वां घर ही बताता है। पिछले, अगले और वर्तमान जन्म का पूरा लेखा जोखा 12वें घर से होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घर है ज्योतिष में, जन्म कुंडली में। वास्तव में इस घर पर शुभ ग्रह की दृष्टि या स्थान मोक्ष के लिए होना जरूरी है, अन्यथा सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके 12वें भाव में शुभ ग्रह है तो निश्चिंत ही आप स्वकर्म करने वाले जातक होंगे, अन्यथा आपको 12वें भाव को ठीक कर लेना चाहिए ताकि आपका इस लोक के साथ साथ परलोक भी शांतिमय सुखमय बीत सके। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल में आपको कुछ विशेष प्रकार का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त होता रहता है। अगली वीडियो में हम एक और नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। जब तक अगली वीडियो में हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।